नमस्कार। न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। लगभग 52% भारतीयों की आयु 30 वर्ष से कम होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि उनके पास 1992 यानी 30 वर्ष पहले घटी किसी भी घटना की कोई लिविंग मेमोरी नहीं है। औसतन बच्चे 6 या 7 साल के उम्र से ही घटनाओं को लाइफ लॉन्ग याद कर पाते हैं। दिसंबर 1992 में भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसने देश की राजनीति और सामाजिक रिलेशंस का नेचर को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने आपके साथ जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल शेयर किया उसके अनुसार लगभग 60% भारतीयों की घटना की समझ पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने घटना के बाद क्या पढ़ा, देखा या फिर सुना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में लगभग 15 वर्ष के दौरान उनकी अधिकांश जानकारी सोशल मीडिया से आई, यदि उन्होंने इतिहास, पॉलिटिकल साइंस या फिर अन्य सोशल साइंसेस का अध्ययन नहीं किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 1992 की घटनाओं के बारे में उनका ज्ञान कितना सही, कितना गलत है। मैं आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे 30 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार द्वारा जुटाए गए काडर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हमारी ऑडियंस से एक अपील करना चाहता हूं। मैं आज के दौर में जहां स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है, लगने लगा है कि खबरों पर अब पहरा है और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है इन स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम को बचाए रखना। न्यूज़ क्लिक आपके लिए लाता है मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं यानी जमीनी हकीकत से जुड़ी वे खबरें मुख्य धारा में जो जगह नहीं मिलती जिनको। हम न केवल राजनीति बल्कि विज्ञान, कृषि एवं तकनीक से जुड़ी खबरों को उन पहलुओं को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं जिसकी बहुत कम चर्चा होती है। ऐसे में न्यूज़ क्लिक को आपके साथ और समर्थन की बहुत ज़रूरत है। हमारी बेबाक एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दें। हमें सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और हमें अपना समर्थन दें। ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। खैर, अब वापस चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबरी मस्जिद का इतिहास लगभग 5 सदी पुराना है और अगर हम अयोध्या में घटनाओं को जोड़ते हैं तो कहानी 6th सेंचुरी BC के आसपास शुरू होगी, जब से इस शहर में ह्यूमन सेटलमेंट के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए हम कहानी को विध्वंस के पहले की तात्कालिक घटनाओं तक ही सीमित रखेंगे। फिर हम 6 दिसंबर की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे और अंत में हम इन घटनाओं के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जून 1991 में बने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की योजना को असिस्ट करने के लिए प्रतिबद्ध था। अक्टूबर 1991 के पहले सप्ताह में कल्याण सिंह की सरकार ने विवादित धर्मस्थल के सामने 2.77 एकड़ जमीन
का अधिग्रहण किया था। केंद्र सरकार ने इस भूमि अधिग्रहण को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इससे पता चलता है कि नरसिम्हा राव सरकार को बाबरी मस्जिद के विध्वंस को रोकने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ये भूमि कानूनी विवाद के अधीन नहीं था और भाजपा का इरादा था इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण शुरू किया जाए और बाबरी मस्जिद पर सिविल केसेस अलग चलते रहे। यह रणनीति के दो फायदे थे। पहली बात, संघ परिवार के कार्यकर्ताओं को बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर निर्माण के सो कॉल्ड प्रगति का आभास कराया जा सकता है। दूसरी बात, भाजपा का मानना था कि एक बार किसी तरह का कोई भी निर्माण शुरू हो जाए तो कोई भी सरकार हो इसे बाद में रोक नहीं पाएगी। जल्द ही कल्याण सिंह सरकार ने विवादित बाबरी मस्जिद के आसपास की 42 एकड़ और जमीन का अधिग्रहण कर लिया और विश्व हिंदू परिषद द्वारा गठित एक ट्रस्ट को जमीन अलॉट कर दिया। मई 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने उज्जैन में इससे जुड़े धर्मगुरुओं की एक बैठक आयोजित की। इसके समापन पर नेताओं ने 9 जुलाई से अयोध्या में कार सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की। नरसिम्हा राव सरकार ने इस कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाई। 9 जुलाई से विश्व हिंदू परिषद ने राज्य सरकार द्वारा अलॉटेड भूमि पर इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। दिन रात काम चलता रहा और एक कंक्रीट का चबूतरा बनाया गया। हजारों कार सेवक अधिग्रहित भूमि पर बने बड़े बड़े टेंट में रुके हुए थे। जब अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह की सभी पिछली निर्माण गतिविधियां केवल ध्यान भटकाने वाली रणनीति थी। आखिरकार नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बैठक बुलाई। विभिन्न पक्षों ने इसे अटेंड किया। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा सस्पेंड की। संगठन के नेताओं ने यह भी महसूस किया कि ब्रेक फायदेमंद होगा, फिर से संगठित होने का अवसर मिलेगा। नरसिम्हा राव सरकार ने सोचा कि संघ परिवार ने मंदिर की योजना को टाल दिया है। इसने वार्ताओं को गंभीरता से पुश फॉरवर्ड नहीं किया। परिणाम स्वरूप विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को पुनर्जीवित किया और कार सेवा के लिए एक नई तारीख की घोषणा की गई। इस बार 6 दिसंबर 1992 से। जैसे जैसे 6 दिसंबर नजदीक आया, अयोध्या शहर समुद्र जैसा दिखने लगा। भगवा, बैंडानाधारी और गुस्सैल दिखने वाले हिंदू युवा वे मस्जिद के ढांचे को मिटाकर बदला लेने की इच्छा से प्रेरित थे। कहते थे ये राष्ट्र शर्म का प्रतीक है। यदि नरसिम्हा राव सरकार ने अयोध्या विवाद पर तीव्रता से कार्रवाई नहीं की तो जुडिशियरी ने भी ऐसा नहीं किया। दिसंबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण के संबंधित सभी रिट याचिकाएं खुद को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वे नवंबर 1992 तक इस मामले पर बैठी रही। नहीं बताया क्या निर्माण पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। संघ परिवार के विभिन्न एफिलिएट्स को उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय 2.77 एकड़ जमीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे को रद्द कर देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की टाइमली सुनवाई नहीं की। नतीजतन तनाव बढ़ गया क्योंकि विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर से कार सेवा शुरू करने पर अड़ी रही थी और सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश की रक्षा करनी थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने ऐलान किया कि कल्याण सिंह की सरकार की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन मंदिर की योजना नहीं छोड़ी जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के बयान के कारण एक नया नारा लगाया गया, अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आंदोलन अब मात्र राम मंदिर तक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अन्य मुद्दों पर विस्तार होने लगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस वादे पर विश्वास किया कि वह किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विवादित मस्जिद और उसके आसपास की जमीन का रिसीवर या कस्टोडियन नहीं नियुक्त किया। अगर किया होता तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस मशीनरी केंद्र के हाथ में होती। केंद्र सरकार के पास अयोध्या में बढ़ती टेंशन की खबरें थी। रिपोर्ट आई कि संघ परिवार द्वारा मोबिलाइज्ड लोग बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते हैं। केंद्र ने राज्य सरकार से अयोध्या में लोगों के प्रवेश को रेगुलेट करने के लिए कहा, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता तो व्यक्त की, लेकिन कल्याण सिंह सरकार के वादों पर विश्वास करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया। नरसिम्हा राव ने भी बैठकों में किए गए वादों पर विश्वास किया। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जनसभाओं में आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे थे। चंपत राय, जो अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, जो अब राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, तब विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता थे। 24 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, गुरिल्ला शैली अपनाएंगे कार सेवा में। इरादा साफ था, वही हुआ। फिर भी किसी ने नहीं रोका, ना राज्य सरकार ने, ना केंद्र ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने। अयोध्या में नारे लग रहे थे लगातार, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे, जो रोके मंदिर निर्माण भेजो उसको पाकिस्तान, जिस हिंदू का खून ना खौले वो खून नहीं पानी है, बाबर बोले जय सिया राम, अकबर बोले जय सिया राम, बड़ी खुशी की बात है पुलिस हमारे साथ है। फोटोग्राफर्स ने डेमोलिशन होते हुए उसके रिहर्सल्स की तस्वीरें ली। जस्टिस एमएस लिबरहान कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद पर हमला दोपहर 12 बजे के करीब शुरू हुआ, जब कुछ कारसेवक गुंबद पर चढ़ गए और संकेत दिया कि बाहरी घेरा भी तोड़ा जाए। ये वही क्षण है जब पास के एक भवन के छत पे उमा भारती, साध्वी रिदम्परा जैसे नेताओं ने नारा लगाया था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। मैं चाहूं तो लिबरहान कमीशन के कंक्लूजन्स पर घंटों बात कर सकता हूं। एक गुजारिश है आप सबसे, जब तक हमारा इतिहास है तब तक जो कुछ जहां भी मिलता है उसको पढ़ लीजिए। सरकारी वेबसाइट्स में ये लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा। शाम तक जैसे जैसे बाबरी मस्जिद के मलबे पर धूल जमने लगी, ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत का एक नया इतिहास लिखा जाना है। अलग अलग जगहों से दंगों की खबरें आने लगी। बहुत कुछ बदला है और बदल रहा है, लेकिन इंसानी जज्बा हर चुनौती से लड़ने की क्षमता रखता है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट जर्मन नाटककार और कवि थे। 1939 में जब हिटलर का शासन फुल कंट्रोल में था, तब उन्होंने एक कविता लिखी थी जो अब अमर है। इन द डार्क टाइम्स
will there also be singing? Yes, there will also be singing about the dark times. मतलब समझ गए होंगे आप, चाहे वह राम मंदिर बन जाए, बात तो बाबरी मस्जिद की होनी ही चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मस्जिद नहीं है, एक ऐसे हिंदुस्तान का सिंबल था जिसका ख्वाब अभी भी हमें देखने चाहिए। नमस्कार।